हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन फैमिली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर CSIR नेट में एंड गेट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के साथ। तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन 2s2 2p3 आएगी। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NS2 NP3 होती है। फॉस्फोरस के केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 आ जाएगी। आर्सेनिक के केस में 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे। सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 एंड 4p3 आ जाएगी। एंटीमनी के केस में 4d10 5s2 5p3 आ जाएगी। एंड बिस्मथ के केस में f ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे। सो 4f14 5d10 6s2 एंड 6p3 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। सो नाइट्रोजन के केस में +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड -3 भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर कंपाउंड्स की बात करें तो NF3 कंपाउंड में आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है तो +3 होगी और यहाँ पे -3 होगी। NH3 के केस में अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो ये -3 में प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद अगर हम फॉस्फोरस की बात करें सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, साथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। PCl5 कंपाउंड होगा एंड PH3 कंपाउंड हो सकता है जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या PCl3 हो सकता है। उसके बाद आर्सेनिक भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होता है। देन एंटीमनी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होगा एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। एंड बिस्मथ भी आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होगा एंड +5 ऑक्सीडेशन में भी स्टेबल होगा। अब यहाँ पे बिस्मथ इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, f ऑर्बिटल, एंटी ऑर्बिटल, जो कि जिनकी शेप डिफ्यूज होती है, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ शुरू करते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। सो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगा नाइट्रोजन का। देन आपके पास फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक आएगा, आर्सेनिक के बाद आपके पास एंटीमनी आ जाएगा, देन बिस्मथ आ जाएगा। ठीक है, कोवलेंट रेडियस की बात करें तो ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के ही। तो यहाँ पे भी ऑर्डर सेम ही होगा। नाइट्रोजन सबसे कम कोवलेंट रेडियस, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक आ जाएगा आपके पास, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आता है हमारे पास। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाएगा, मतलब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो नाइट्रोजन में से आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। देन फॉस्फोरस आ जाएगा, देन आर्सेनिक आ जाएगा, देन आपके पास एंटीमनी आ जाएगा एंड बिस्मथ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रही है। उसके बाद हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स होता है, यहाँ से ऑर्डर चेंज होगा। बिस्मथ के लिए अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू
एंटीमनी। सो कार्बन फैमिली के केस में ऐसा नहीं था, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकेंड सेम ही आ रही है, उनका ऑर्डर सेम ही था। बट यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली के केस में यहाँ पे ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लाइकवाइज अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड की बात करें तो वो भी सेकेंड के जैसे ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, देन फोस्फोरस की, देन आपके पास आर्सेनिक आ जाता है, देन एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन फैमिली में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं आउटरमोस्ट शेल में, सो वो कौन बताता है हमें? उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है टू फैक्टर्स के ऊपर। एक फैक्टर आता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दूसरा आता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स। जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड हो सकता है। सो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की ज़्यादा है, बट फॉस्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसीलिए फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आर्सेनिक आएगा, देन आपके पास एंटीमनी आएगा एंड बिस्मथ आएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट अगर हम इन दोनों की बात करें, सो इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वेकेंट ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को लेके। वेकेंट ऑर्बिटल, सो यहाँ पे डोमिनेट जो कर रहा है वेकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे डोमिनेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं नाइट्रोजन फैमिली में? सो सबसे पहले तो नाइट्रोजन होगा 14 नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन 15, उसके बाद आपके पास फोस्फोरस 31, ये भी एनएमआर एक्टिव है। अबंडेंस देखेंगे, सो 14 के लिए 99.6% अबंडेंस है, नाइट्रोजन 15 की अबंडेंस 0.4% है, एंड फोस्फोरस 31 की अबंडेंस 100% है। ठीक है, अब न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं। आई वैल्यूज़ जो कि आपको याद रखनी है, 1, 1/2 होगी, फोस्फोरस के लिए भी 1/2 होगी। सो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलिसिस आती है। हाइड्रोलिसिस दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, ईदर सेंट्रल एटम के पास हो या फिर सराउंडिंग एटम के पास हो। दूसरा, सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी और जिससे वाटर इजीली अटैक कर पाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन में पहले हाइड्रोलिसिस हो रही है, कौन सी रिएक्शंस में नहीं हो पा रही है, अगर हो रही है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सो सबसे पहले देखो NF3। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल्स, नो वेकेंट ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, 2p2p इंटरेक्शन है। सो यहाँ पे वाटर अटैक नहीं कर पाएगा एंड हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। अगर हम NCl3 की बात करें, सो अब नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, बट क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होगी। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी। अब ब्रोमीन है, नाइट्रोजन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, बट ब्रोमीन के पास है, दैट मीन्स यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होगी, BCl3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरोन
भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है इसके सराउंडिंग में, और क्लोरीन के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होगी। अब अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम BCl3 के साथ शुरू करते हैं। BCl3 की अगर बात करें, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखो वेकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन के पास भी प्रेजेंट है एंड ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये वाला है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, BOH का थ्राइस, ठीक है, प्लस HCl। यहाँ पे आपको मिल गया BOH का थ्राइस प्लस HCl। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे NCl के साथ रिएक्शन हो रही है, Cl, Cl एंड Cl। अब यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, साथ में वाटर की रिएक्शन होगी। HOH इसको हम अलग से लिख लेते हैं। अब इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास प्रेजेंट है, Cl के पास प्रेजेंट है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको NH3 मिलेगा, ठीक है, प्लस HOCl मिलेगा। ये HOCl कैसे मिला, हमने देखा वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास प्रेजेंट है, क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, इसीलिए OH नेगेटिव बोल सकते हैं हम, वो अटैक करेगा क्लोरीन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मेनली यहाँ पे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि ऑक्साइड्स और मेटल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, और मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये 9th या 10th क्लासेस में हमने पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर के या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। बट आपको ये बात याद रखनी है कि मेटल के ऑक्साइड्स कभी भी एसिडिक नहीं होंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में या फिर न्यूट्रल मिलेंगे आपको, और ये ऑक्साइड्स कभी भी बेसिक नहीं होंगे, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। मेटल के ऑक्साइड्स में S ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड एग्जांपल हो सकते हैं या फिर D ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के एग्जांपल हो सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आपके पास आ सकता है Na2O2, पोटाशियम ऑक्साइड आ सकता है KO2। D ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बात करें तो आपके पास B2O5 का एग्जाम्पल आ सकता है या फिर Ti2O3 का एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपके पास एग्जाम्पल आ सकते हैं NO, N2O, N2O4, या फिर आपके पास B2O3 एग्जाम्पल भी आ सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, नॉर्मल ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सब ऑक्साइड, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड में आपकी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये डिपेंड करेगी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन सेंट्रल एटम, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी एंड ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ जाएगी, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगी, ठीक है। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, -1/2 होगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। NaO2 एग्जाम्पल में आ सकता है या फिर KO2 आ सकता है। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2x आ जाएगा = 0, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ईजिली आपको -1/2 मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर
पता होना चाहिए कि सुपर ऑक्साइड के केस में बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा 1.5। पर ऑक्साइड की बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा Na2O2 टाइप एग्जाम्पल आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो +2 + 2x = 0। सो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे -1। और पर ऑक्साइड के केस में बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा 1। सब ऑक्साइड्स की बात करें सो इसमें आपको MXOY टाइप के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि X जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए Y के, और इसमें M हमेशा होता है नॉन मेटल। ठीक है, M क्या होगा? नॉन मेटल। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम, जैसे आपके पास आ जाएगा C3O2 का एग्जाम्पल आ जाएगा, या फिर C12O9 का एग्जाम्पल आ जाएगा, या फिर हम N2O का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट हैं ये हमेशा ज़्यादा होंगे ऑक्सीजन से, और ये हमेशा नॉन मेटल होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। सो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की उतनी ही ज़्यादा IR फ्रिक्वेंसी होगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, तो इसलिए IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बना हुआ था किस एग्ज़ाम में कि O2 है आपके पास, O2 नेगेटिव है एंड O2 नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि सिंपल ऑक्साइड है एंड पर ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है एंड पर ऑक्साइड है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल दिया हो, पर ऑक्साइड का एग्जांपल दिया हो, और हमें IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। सो ऑक्सीजन के केस में हमें बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं O2 का। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमें मिलता है 2। O2 नेगेटिव के केस में अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और भी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास ऐसे मिल रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के यूनिट होते हैं पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, 1500 होगी, 1150 होगी पर ऑक्साइड के केस में, एंड 850 होगी आपके पास O2 नेगेटिव के केस में। ठीक है, सो IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बस आपको यही याद रखनी है। उसके बाद हम ऑक्साइड की रिएक्शंस देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, इसके ऑक्साइड्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, E होगा, और इसमें डबल बॉन्ड O मिलेगा आपको, ये इसको हम ऑक्सो बॉन्ड बोलते हैं, ऑक्सो बॉन्ड बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की sp3 होनी चाहिए, एंड 5 वैलेंसी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये अगर ये कोई मॉलिक्यूल इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं। सो P4O10 के केस में अब वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, तब आपको H3PO3 मिल जाएगा। ठीक है, H3PO4 सॉरी, H3PO4 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH आ जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O है, दैट मीन्स ऑक्सो बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी पूरी कर रहा है, एंड
स्टेरिक नंबर 4 है आपके पास, पाई बॉन्ड तो इंक्लूड नहीं होगा स्टेरिक नंबर में, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो ये ऑक्सो एसिड का एग्जांपल है। अब हम शुरू करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ। सो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सबसे पहले आपके पास आता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसमें जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक है कंपाउंड, मैग्नेटिज्म के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है या डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। सो ये आपके पास आता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और इसकी सबसे पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर इवन आते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैग्नेटिज्म टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और उसके बाद आपको मैग्नेटिज्म का पता चल जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। सो 2x - 2 = 0 होगा। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास +1 आ जाएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 + 5 10, 10 + 6 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट मीन्स ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर ये डायमैग्नेटिक है तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये ऑक्सो एसिड फॉर्म नहीं करेगा। नाइट्रोजन का ये वाला ऑक्साइड डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड, ठीक है। अब NO की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे x - 2 = 0, सो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 5 + 6 11 होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, तो इस कंपाउंड की कूलिंग के बाद हमें डाइमर मिल जाएगा, ठीक है। कूलिंग के बाद क्या मिलेगा? डाइमर मिल जाएगा, मतलब NO का होल ट्वाइस मिल सकता है। अब डाइमर क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो वो डाइमराइज हो जाएगा या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात करें, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2x - 6 = 0, सो x की वैल्यू आपके पास +3 आ जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +3 आ रही है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, 10 होंगे, देन +6 × 3 18, सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास 28 यहाँ पे। दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये डायमैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक है तो कूलिंग के बाद अब ये डायमर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका कन्वर्जन डायमर में नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। x - 4 = 0, सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 + 12 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो कूलिंग होने के बाद ये डायमर में एग्जिस्ट करेगा। सो या तो हम इसको लिख सकते हैं N2O4 या फिर हम इसको NO2 का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर कूलिंग डायमर में एग्जिस्ट कर जाएगा। सो यहाँ पे 2x - 10 = 0, सो x की वैल्यू +5 आ गई, मीन्स नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 10 आएंगे, और 10 प्लस यहाँ पे भी 5 × 6 30 होगा। दैट मीन्स ये भी इवन आ रहे हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे भी। दैट मीन्स ये भी डायमैग्नेटिक होगा, और डायमैग्नेटिक है तो कूलिंग के बाद डायमर फॉर्म नहीं करेगा। अब 1 बाय 1 की हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो जिसको लाफिंग गैस बोला जाता है, या कौन सा ऑक्साइड है जो व्हिपिंग क्रीम में यूज़ होता है। सो
हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए कि N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसको सब ऑक्साइड भी बोला जा रहा है क्योंकि ये MXO टाइप का है और यहाँ पे X आप देख सकते हो, X इज ग्रेटर देन Y और नाइट्रोजन नॉन मेटल है। लाफिंग गैस NO2 नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोला जाता है और ये यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ विपिंग क्रीम, ठीक है। मतलब आपके पास विपिंग क्रीम जो चॉकलेट मफ़िन्स में यूज़ होती है, सो उसके प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है कि जिन नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 +3 या +4 मिलती है, वहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इससे आप स्ट्रक्चर ईजिली बना सकते हो खुद से। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रही है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तब आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाइट्रोजन आ गया, अब एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये न्यूट्रल है, ठीक है। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपके पास आ गया, ऑक्सीजन। एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की। हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन हो रही है नाइट्रस एसिड की, ये आपके पास नाइट्रस एसिड है और आपको यहाँ पे मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड साथ में वाटर, ठीक है। अब फर्दर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 आ रहे हैं। अब ये स्पीसीज किसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगी, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें यहाँ पे भी आपको 4 + 6 + 6 12 16 इलेक्ट्रॉन्स ही मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और साथ में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी लीनियर आता है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे, ठीक है। कलरलेस गैस है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब आपको यहाँ पे इसका पॉइंट ग्रुप का भी पता होना चाहिए, इसका पॉइंट ग्रुप होता है C∞. और अगर नाइट्रस ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाए तो आपको ऑक्सो एसिड्स नहीं मिलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ऑक्सो एसिड्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, नाइट्रोजन की +2 आ रही है और अगर यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 5 + 6 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा इन नेचर। आपसे डायटोमिक टर्म सिंबल के बारे में पूछा जा सकता है, जो हमने केमिकल कंपाउंड्स में अच्छे से देखा है। डायटोमिक टर्म सिंबल्स केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से देखा है, डायटोमिक टर्म सिंबल यहाँ पे π2 आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे उसके बाद इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज कलरलेस गैस, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें ऑस्टवाल मेथड से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। अमोनिया की ऑक्सीडेशन करेंगे हम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, तब आपको मिल जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड + वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं हम यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन 4 है आपके पास, तो यहाँ पे ये भी 4 आएगा एंड टोटल हाइड्रोजन देखो 12 आ गए, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। ये बैलेंस्ड कर दी हमने इक्वेशन। अब नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करता है लीगेंड की तरह, किसकी तरह, एक्ट एज अ लीगेंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आप इस लीगेंड के बारे में डिटेल में पढ़ोगे लीगेंड की तरह, बट यहाँ पे भी कुछ बातें आपको जो याद रखनी है वो मैं बता रही हूँ। ये लीगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, NO पॉजिटिव की तरह एक्ट कर सकता है या फिर NO नेगेटिव की तरह एक्ट कर सकता है। अब NO पॉजिटिव, इसमें स्ट्रक्चर आपको लीनियर मिलेगा और NO नेगेटिव के केस में आपको बेंड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इसके मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 मिलता है, ये तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपको 2 मिलेगा,
ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जब आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो कि EN रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीनियर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है या बेंट लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। अगर लीनियर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है ये तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, बट अगर ये बेंट लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, और इन दोनों में ये जो NO है, नाइट्रोसाइल लिगेंड है, ये एक्ट कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब यहाँ पे NO एज अ लिगेंड लीनियर कंपाउंड है। अब अगर हम NO लीनियर NO की सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें CO के साथ, तो हमें पता है CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और NO यहाँ पे अगर ये लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अगर 2 NO ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट कराना है तो यहाँ पे टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे कितने कार्बोनिल लिगेंड्स सब्स्टिट्यूट होंगे, 3, क्योंकि अगर 3 कार्बोनिल लिगेंड सब्स्टिट्यूट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, सो आपको ये बात याद रखनी है, 2 NO सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 CO को। सो आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा आ जाएगा, FeCO का ट्वाइस, NO का ट्वाइस, और साथ में यहाँ पे 3 CO ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लाइकवाइज आप एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे CrCO6 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है 4 NO के साथ। ठीक है, सो अगर 4 NO होंगे दैट मीन्स यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होगा ये 4 NO ग्रुप्स। सो CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, सो 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 6 कार्बोनाइल लिगेंड। तो आपके पास यहाँ पे ये टोटल सारे ही कार्बोनिल सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और आपके पास कंपाउंड आ जाएगा CrNO होल 4। ठीक है, प्लस 6 CO ग्रुप्स बाहर निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखना है हमें। तो सबसे पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, सो अगर NO नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो आपके पास 2 होगा, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। सो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर NO पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देन NO की, देन NO नेगेटिव की। अब नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड आता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वही यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होगी। 2x - 6 = 0 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास +3 आ जाएगी। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। सो यहाँ से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सो मतलब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन 3 है। सो एक नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए होंगे और एक नाइट्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये डायमैग्नेटिक होगा इन नेचर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हो, दिस इज डायमैग्नेटिक। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो आपके पास इसका डबल बॉन्ड ON और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज।
नेक्स्ट हम N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। सो यहाँ पे हमें पता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे और प्रोडक्ट आपके पास होगा HNO2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट HNO2 ही क्यों आया, HNO3 क्यों नहीं आ रहा है? सो ये कैसे पता लगेगा? आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे रिएक्टेंट में भी एंड प्रोडक्ट में भी। सो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है नाइट्रोजन की, रिएक्टेंट में भी एंड प्रोडक्ट में भी, ये दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं 2x - 6 = 0, सो x की वैल्यू +3 आ गई। लाइकवाइज आप यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, +1 + x -2 2 का 4 = 0, सो x की वैल्यू +3 आ गई। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम आ रही है, तो हमारा प्रोडक्ट करेक्ट है। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पॉइंट ग्रुप का पता होना चाहिए। पॉइंट ग्रुप डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के केस में आपको मिलेगा CS। नेक्स्ट NO2। सो NO2 दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, 17 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करते हो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 + 6 + 6 17 आ रहे हैं। दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है सो ये डायमराइज हो जाएगा और आपको N2O4 मिलेगा। सो यहाँ पे इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। 2x - 8 = 0, सो x की वैल्यू आ रही है अब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है। और अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट मीन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आ गया, 4 ऑक्सीजन है, सो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड O नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस देखें, मीन्स अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं N2O4 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तब अगेन आपको ऑक्सो एसिड मिलेगा। अब ऑक्सो एसिड कौन सा मिलेगा? सो यहाँ पे देखो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +4 +4 +8 आ रही है। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, यहाँ पे +8 आ रही है। सो यहाँ पे आपको दोनों टाइप के एसिड मिलते हैं, नाइट्रस एसिड भी मिलेगा HNO2 + नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा। ठीक है, HNO3, क्योंकि यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो ये तो ऑलरेडी निकाली हुई थी, हमें +3 आएगी और यहाँ पे अगर निकालेंगे सो +1 + x - 6 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास आ रही है +5 और +5 एंड +3 टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रही है। सो यहाँ पे जब NO2 का जो डायमर है इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो यहाँ पे आपको दोनों टाइप के ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे, नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा और नाइट्रस एसिड भी मिलेगा, क्योंकि हमें टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, दोनों में सेम आनी चाहिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब HNO3 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, तब आपको सोडियम सोल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सोडियम सोल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर बाहर निकलेगा। और अगर हम HNO2 की रिएक्शन अगेन NaOH के साथ कराएं तो यहाँ पे भी आपको सोडियम सोल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड मिलेगा, NaNO2 प्लस वाटर। ठीक है, सो ये रिएक्शन भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास N2O5। सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की, 2x - 10, सो x की वैल्यू आ गई अब +5, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +5 आई। दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसमें अगेन पॉइंट ग्रुप हमने नहीं लिखा है। सो देखो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, दिस इज प्लेनर, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है, C2 एक्सेस प्रेजेंट है। सो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आपको मिलेगा D2H। ठीक है, D2H पॉइंट ग्रुप मिलेगा। अब नेक्स्ट N2O5 की हम बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है।
दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एनहाइड्रस फॉर्म है ये, ठीक है। यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो ये आ गई आपके पास अनहाइड्रस फॉर्म। सो ये स्ट्रक्चर भी प्लेनर होगा, और यहाँ पे पॉइंट ग्रुप की बात करें, सो पॉइंट ग्रुप यहाँ पे भी आपके पास D2H ही आएगा। अब नेक्स्ट हम N2O5 की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएं, अगेन नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन होगी और ऑक्सो एसिड मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको मिलेगा HNO3, ठीक है। सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और NaOH के साथ रिएक्शन हो सकती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा आपको। अब N2O5 दिस इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हम बोलते हैं दिस इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये आपके पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगर इसकी रिएक्शन N2O5 की रिएक्शन हम I2 के साथ कराएं, तब आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा I2O5 + N2 गैस, ठीक है। सो ये हमने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।